आपका आपकी अपनी फैमिली टाइम्स ऑफ नॉलेज में। हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो डिस्क्रिप्शंस में की प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इसके फंक्शंस के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जेईई, एसएसबी, आरआरबी सभी में इन पर 5 से लेकर 6 प्रश्न तक आते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल, सेल्स के प्रकार, कोशिकाओं के प्रकार। यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेल में सबसे पहले हम ये देख लें कि जो कोशिकाओं का प्रकार है इन्हें 2 प्रकार में बांटा गया है, और कोशिकाओं के ये दोनों प्रकार हैं इन्हें डिफ्रेंशिएट किया है न्यूक्लियस की उपस्थिति के आधार पर। न्यूक्लियस की उपस्थिति के आधार पर कोशिका को 2 प्रकारों में बांटा है, प्रोकैरियोट्स और दूसरी होती है यूकैरियोट्स। इन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो न्यूक्लियस की उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोट्स कोशिका और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस का अर्थात कि केंद्रक का पूर्णतः अभाव होता है, केंद्रक पूरी तरीके से अनुपस्थित होता है, एक सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक सुविकसित केंद्रक या न्यूक्लियस उपस्थित रहता है। हम इन दोनों कोशिकाओं में अंतर, साथ ही साथ इनके अंतर देखते चलेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है। तो जो पहला अंतर है वो यही है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। यूकैरियोट्स में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला पदार्थ है वो उपस्थित रहता है डीएनए के रूप में, लेकिन किसी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं रहता है। यहां पर हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक सुविकसित केंद्रक होता है, और सुविकसित केंद्रक में सबसे बाहर झिल्ली होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसके बाद में पूरे केंद्रक में एक द्रव भरा रहता है जिसे केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, और इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है। न्यूक्लियर मटेरियल मतलब कि न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए, जबकि यहां पर डीएनए न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है लेकिन वो किसी भी प्रकार की झिल्ली से घिरा हुआ नहीं रहता है। और डीएनए में एक चीज और है, यहां पर डीएनए के साथ में प्रोटीन भी नहीं पाया जाता है। डीएनए के साथ एक प्रोटीन का नाम जुड़ा हुआ रहता है जिसे कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, लेकिन यहां पर हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित रहता है। ये एक मेन डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिसमें कि सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता, उसके साथ ही एक और मेन जो डिफरेंस है, एक मुख्य अंतर है, वो है इसके अंदर कोशिका अंग जो होते हैं झिल्लियों से घिरे कोशिका अंग। मेन थिंग है कोशिका अंग जो झिल्ली से घिरे हुए रहते हैं, मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं, झिल्ली से घिरे हुए, उनका अभाव होता है। फॉर एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, और यूकैरियोट्स में ये सभी कोशिकांग उपस्थित रहते हैं, पाए जाते हैं, सभी झिल्लियों से घिरे हुए अंग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अंतर याद रखने के लिए आप एक चीज याद सकते हैं, मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन के बिना होता है, बाकी सारे कोशिकांग भी मेम्ब्रेन के बिना होते हैं। यहाँ पर सारे के सारे जो कोशिकांग है वो उपस्थित होते हैं, सभी झिल्लियों से घिरे हुए रहते हैं, जबकि यहाँ पर नहीं रहते हैं, और ये बहुत छोटी कोशिकाएं होती हैं, इसलिए माइक्रोब्स में पाई जाती है। प्रोकैरियोट्स मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो पाई जाती है बैक्टीरिया में, और नील हरित शैवाल जिसे कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी,
ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने हुए रहते हैं। और जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पौधे हैं और जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी यूकेरियोटिक होते हैं, मतलब यूकेरियोट्स कोशिका से मिलकर बने हुए रहते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में, और यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं प्लांट्स एंड एनिमल सेल में। एक डिफरेंस और आप देख सकते हैं न्यूक्लियस का, कि इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो बिखरा हुआ पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म में, जबकि इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर सुसंगठित रहता है। अब यूकेरियोटिक कोशिका की यदि हम बात करें तो यूकेरियोटिक कोशिका अभी हमने देखा कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स में होती है। यहाँ पर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में अंतर देखेंगे, जिस पर कि प्रश्न पूछे जाते हैं। पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल एंड एनिमल सेल जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका जिसमें कि सभी विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, केंद्र विकसित पाया जाता है, ये पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में होता है। और यहीं पर अगर हम देखें यूकेरियोटिक को, तो ये होती है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। यहां पर हम दोनों का अंतर देखते हुए चलेंगे, दोनों का विभेद करते हुए चलेंगे जिन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोनों में ही सुविकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले जो मेन डिफरेंस आता है, मुख्य जो अंतर आता है, वो आता है कोशिका भित्ति का। आप लोग ध्यान रखें फ्रेंड्स कि कंफ्यूजन हमेशा होता है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। कई बार हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में निम्न में से क्या पाया जाता है, तो कई बार हम लोग गलत टिक कर देते हैं कोशिका झिल्ली के कारण। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इसके अंदर आप थोड़ा सा इंग्लिश का नाम याद रखें कि कोशिका भित्ति मीन्स सेल वॉल एंड कोशिका मेम्ब्रेन मीन्स सेल मेम्ब्रेन। यहां पर आप इस चीज को पॉइंट आउट कर ले कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। मतलब जो कोशिका झिल्ली है वो दोनों ही कोशिका में पाई जाती है, बट जो कोशिका भित्ति है, जो सेल वॉल है, वो केवल और केवल ओनली प्लांट सेल में ही पाई जाती है। और इसी पर प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। ये जो सेल वॉल है ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। इसी के कारण प्लांट्स हम लोगों ने देखा है रिजिड होते हैं, कड़क होते हैं, जबकि जंतु नहीं होते। जंतुओं के शरीर में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, तभी वो मूवमेंट कर पाते हैं। जबकि आप देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो रिजिड होते हैं। अगर आप एक ब्रांच को तोड़े तो टूट जाती है, वो रिजिडनेस जो होती है वो सेल वॉल के कारण होती है। और चूंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती इसलिए फ्लेक्सिबल होते हैं। तो मेन डिफरेंस आप ध्यान रखें कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। ये झिल्ली और भित्ति का अंतर आपको याद रखना है कि सेल वॉल प्लांट सेल में होती है और सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में होती है। ओके और सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन भी होती है प्लस सेल वॉल भी होती है। इस तरीके से जब जाइगम बनाया जाता है तो सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं और उसके बाद में ये सेल वॉल बनाई जाती है। ओके क्लियर। अब नेक्स्ट थिंग है, दूसरा जो अंतर है, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोशिका का, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है भोजन को संचित करना। यहां पर इसे कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है। ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ सेल। प्रीवियस ईयर्स के अगर आप आरआरबी जे के क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर में देखेंगे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप डेफिनेटली याद रखें ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाई जाती है, क्योंकि एट ए टाइम जब भोजन बनाया जाता है उस भोजन को संचित करके रखा जाता है। और जब भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी जब बनती है, जनरेट होती है, तो पावर हाउस में स्टोर रहती है और फिर उसे सप्लाई किया जाता है और टाइम टू टाइम हमें मिलती रहती है। ठीक इसी तरीके से हमारा जो भोजन है, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, वो एटीपी के रूप में संचित होता है।
ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन किस रूप में संचित रहता है। तो एटीपी इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। जब भी कभी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जब भोजन नहीं बनाया जा रहा हो, तो इस एटीपी के रूप में ले लिया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है और इसमें ऊर्जा संचित रहती है एटीपी के रूप में। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही उपस्थित रहता है। इसके बारे में एक चीज और स्पेशल है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए प्लस राइबोसोम पाया जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। इसकी खूबी के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को यूकेरियोटिक सेल में, यूकेरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी, कि किस कोशिकाओं को, किस सेल ऑर्गन्स को, दिस सेल ऑर्गन्स इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स इन यूकेरियोट्स। यूकेरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहा जाता है? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। और चूंकि इसके अंदर एक पूरी की पूरी जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर पूरी की पूरी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाली कंडीशन है। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देखा कि डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, ये दोनों चीजें इस माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, इसलिए इसे यूकेरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन्स है वो होता है प्लास्टिड, लवक जिसे कहा जाता है। थर्ड कोशिकांग होता है, थर्ड वन क्लोरोप्लास्ट, इसका ही एक अंग होता है। तो तीसरा जो कोशिकांग है वो होता है प्लास्टिड, जिसे हिंदी में कहा जाता है लवक। ये जो प्लास्टिड है, लवक है, ये पादप कोशिका में तो पाए जाते हैं किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में पूर्णतः एब्सेंट रहते हैं, इनका अभाव रहता है। प्लास्टिड्स केवल पादप कोशिका का ही मेन लक्षण है, मुख्य कैरेक्टर कह सकते हैं हम कि एक मुख्य लक्षण होता है प्लास्टिड। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जो लवक हैं ये प्लांट सेल में 3 टाइप्स के होते हैं। एक को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, वन ऑफ देम इज क्लोरोप्लास्ट। आप सभी ने क्लोरोफिल का नाम सुना होगा। पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही ग्रीन या हरे कलर के दिखाई देते हैं, इसलिए केवल पौधों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। आप समझ सकते हैं कि प्लास्टिड या लवक, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक बाउल हुआ, एक कटोरा हुआ, एक प्याली हुई, तो प्याली क्लोरोप्लास्ट है और इसके अंदर जो पिगमेंट भरा हुआ रहता है इट्स क्लोरोफिल। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, क्लोरोप्लास्ट उसे कंटेन करता है और क्लोरोफिल उसके अंदर भरा हुआ एक पिगमेंट है, एक वर्णक है, जिसके कारण पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट सेल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का नाम आपने सुना होगा। पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं, तो उस क्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो फूड सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जो कि विदाउट क्लोरोफिल नहीं हो सकती है। इसके लिए आप प्रैक्टिकल करके कई लोगों ने देखा है कि पौधे को जब अंधेरे में रख देते तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, बिकॉज उसे क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट की जो क्लोरोफिल है वो क्यों जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? क्योंकि पौधे सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं, हम सभी जानते हैं, बट सूर्य के प्रकाश में जो सूर्य का प्रकाश है उसे ग्रहण करने का काम करता है ये क्लोरोफिल। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पौधों में किसके द्वारा सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है? तो यहां पर जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, उसका एब्जॉर्बेशन जो है वो क्लोरोफिल द्वारा किया जाता है। याद रखें, सनलाइट का एब्जॉर्बेशन जो है क्लोरोफिल द्वारा किया जाता है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति जरूरी होती है। दूसरा जो प्लास्टिड या लवक है उसे कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट रंगीन वर्णक होते हैं, कलरफुल होते हैं। रंगीन वर्णक को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। आप लोग देखते हैं ग्रीन प्लांट्स में जो फ्रूट्स होते हैं, सेब, एप्पल का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग या पपीते का पीला रंग, जो भी फ्रूट्स के कलर्स होते हैं वो सब क्रोमोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण होते हैं। और ये क्रोमोप्लास्ट भी क्लोरोफिल ही क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है। ये सभी वर्णक आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि जो कच्चे फल होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। फॉर एग्जांपल टमाटर देखा होगा आपने, जब टमाटर पेड़ पर लगा होता है, या मिर्ची देखी होगी, सभी हरी होती है, उसके बाद में पकने के बाद उनका कलर चेंज हो जाता है, वो लाल हो जाते हैं। तो ये सभी जो वर्णक होते हैं वो आपस में ये एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है। कुछ प्लास्टिड्स के मैं आपको नाम बता दूं क्लोरोप्लास्ट के, जिनके कारण कि पौधों में प्लांट्स के जो कलर्स होते हैं, जो फलों में जो कलर होते हैं वो पाए जाते हैं। टमाटर का भी आपको मैंने उदाहरण दिया कि टमाटर का जो लाल रंग है, टमाटर में जो लाल रंग है वो किस क्रोमोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग इसे नोटिस करें कि जो टमाटर का लाल रंग है, टमाटर का लाल रंग जो है वो किसके कारण उपस्थित रहता है, मतलब क्यों पाया जाता है टमाटर का लाल रंग, किस क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण रहता है। तो टमाटर का जो लाल रंग है वो लाइकोपीन, एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट है लाइकोपीन, इसके कारण टमाटर का लाल रंग होता है। पहले इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए जो कच्चे टमाटर होते हैं वो हरे होते हैं और बाद में पकने के बाद लाल रंग के हो जाते हैं। इसी प्रकार गाजर का जो रंग है, गाजर का रंग देखा है आपने, जो ऑरेंज सा होता है, गाजर का रंग है वो कैरोटीन नामक क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। इसीलिए आप सभी जानते हैं गाजर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैरेट। कैरेट नाम इसी से पड़ा है, कैरोटीन। कैरोटीन के कारण आप याद रख सकते हैं, कैरेट से कैरोटीन, कैरोटीन के कारण गाजर का रंग होता है। तो ये कुछ क्रोमोप्लास्ट है जिनके कारण की प्लांट्स में भी कलर दिखाई देते हैं। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, गाजर का रंग कैरोटीन। पपीते का आपने देखा, पपीते का जो पीला रंग होता है वो जेंथोफिल के कारण, पपीते का जो पीला सा जो रंग रहता है वो कैरिकोजीन के कारण होता है। पपीता भी आपने देखा है कि जब कच्चा पपीता होता है वो हरे कलर का होता है और पका हुआ पपीता का रंग कैसा हो जाता है, येलो येलो हो जाता है। तो कैरिकोजेंथिन, पपीते का पीला रंग कैरिकोजेंथिन के कारण होता है। ठीक, ओके। तो ये कुछ हम लोगों ने क्रोमोप्लास्ट देखे जिनके कारण कि पौधों में भी कुछ रंग पाया जाता है। तो पौधे के जितने भी हरे भाग है वो सब क्लोरोप्लास्ट के कारण ग्रीन होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो पौधों के हरे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और क्रोमोप्लास्ट जो अदर्स कलर्स होते हैं, स्पेशली इन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, वो सब क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। और तीसरा एक और प्रकार का जो वर्णक होता है उसे कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड प्लास्टिड्स होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, इनमें इन प्लास्टिड्स में किसी भी प्रकार का कलर नहीं पाया जाता। तो ये 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं जो कि प्लांट सेल्स में होते हैं बट एनिमल सेल में नहीं होते। इसके बाद में नेक्स्ट वन जो सेल ऑर्गेन्स आता है वो आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में से अंतःद्रव्य जालिका कहा जाता है। ये भी जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियस से लेके तो सेल वॉल तक फैले हुए रहते हैं, कंप्लीट सेल में पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं चिकनी प्रकार के या स्मूथ टाइप। सेकेंड वन होते हैं खुरदरे, खुरदरे प्रकार के, जिन्हें कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर ये जो दोनों नाम दिए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो दिए हैं इनके ऊपर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं,
प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका सभी में पाए जाते हैं राइबोसोम। प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। ये राइबोसोम जहां पर एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, वो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं स्मूथ, और जिन पर पाए जाते हैं लाइक जैसे ये पूरी सेल में इस तरीके से फैली हुई जाली होती है, तो जिन पर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं वो स्मूथ होते हैं, और जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस, ये कहलाते हैं खुरदरे या रफ टाइप के। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रेजेंस एब्सेंस के ऊपर इन दोनों को डिवाइड किया है, चिकने प्रकार के और खुरदरे प्रकार के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टिंग करने का। चूंकि ये सेल के वॉल से लेके तो न्यूक्लियस तक जुड़े हुए रहते हैं, तो सेल से लेके तो न्यूक्लियस तक जो ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है, लाइक ट्रेन और बस जो ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, उसी प्रकार के हमारी सेल में ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये दोनों ही सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल प्लस प्लांट सेल में। फिफ्थ सेल ऑर्गन्स होता है गोल्जी बॉडी। कुछ लोग इसे गोल्जी बॉडी कहते हैं, कुछ लोग इसे गोल्जी प्लेट्स कहते हैं, समटाइम्स इट्स कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लांट सेल, एनिमल सेल्स दोनों में ही होते हैं। कैमिलो गोल्गी ने इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स की खोज की थी। ये दोनों ही सेल में होते हैं और ये कवरिंग का काम करते हैं, पैकेजिंग का काम करते हैं। जो भी सेल्स के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं उन सबको पैकेजिंग का काम करते हैं, इसलिए सेल रिपेयरिंग का काम करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और एनिमल सेल और प्लांट सेल ये दोनों में ही रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वन आता है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में पाए जाते हैं। लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं, ये कैरेक्टर है एनिमल सेल का। लास्ट टाइम हमने देखा था कि लाइसोसोम को एटम बम कहा जाता है, सुसाइडल बैग या एटम बम कहा जाता है, आत्महत्या की थैली भी इसे कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है, तो ये लाइसोसोम का कहा जाता है, एनिमल सेल में होती है। कई बार ये सेल अपने आप को, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो इसको अपने आप ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, सेल्फ इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए इसे सुसाइडल बैग या एक नाम और पूछा जाता है एटम बम भी कहा जाता है। इसे सेल का एटम बम भी कहा जाता है। तो ये एनिमल सेल का कैरेक्टर है। प्लांट सेल में लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में लाइसोसोम लाइक कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें स्फेरोसोम कहा जाता है। प्लांट सेल में यदि आप नाम याद रखें तो ये स्फेरोसोम है, जो कि लाइसोसोम के समान होते हैं बट लाइसोसोम नहीं होते हैं। इसके अलावा कुछ माइक्रोबॉडीज भी पाई जाती हैं। माइक्रोबॉडीज मीन्स सूक्ष्म संरचनाएं, ये दोनों ही कोशिकाओं में पाई जाती हैं। माइक्रोबॉडीज में एक बार नाम आपको याद रखना है, पेरोऑक्सीसोम। पेरोऑक्सीसोम, पेरोऑक्सीसोम का नाम आपको इसलिए याद रखना है, इनके द्वारा प्रकाशीय श्वसन किया जाता है, फोटो रेस्पिरेशन किया जाता है। लाइट के थ्रू जो श्वसन की क्रिया होती है वो पेरोऑक्सीसोम के द्वारा होती है। प्रश्न पूछा जाता है इसलिए आप लोगों को मैंने बता दिया, बाकी इतना इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन्स नहीं है, बट कभी कभी प्रश्न ये पूछा गया है कि किस बॉडी के द्वारा, किस सेल ऑर्गन्स के द्वारा प्रकाश श्वसन की क्रिया की जाती है, तो पेरोऑक्सीसोम का नाम आप याद रख सकते हैं कि पेरोऑक्सीसोम के द्वारा प्रकाशीय श्वसन की क्रिया की जाती है। इसके बाद में अगला जो कोशिकांग आता है वो आती है रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जिन्हें हिंदी में कहा जाता है रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं नाम से स्पष्ट है, जो रिक्त होती हैं, खाली होती हैं, तो ये भी दोनों में ही पाई जाती हैं, लेकिन ये प्लांट सेल में ज्यादा पाई जाती हैं और एनिमल सेल में इनकी संख्या कम होती है। तो ये मेन डिफरेंस हुआ है, इसको आप चित्र में देख सकते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में चित्र में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि प्लांट सेल एनिमल सेल्स में क्या क्या अंतर होता है। तो आप लोग स्क्रीन पर डायग्राम देखें और समझें कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। प्लांट सेल में लाइसोसोम्स नहीं है, एनिमल सेल्स में लाइसोसोम्स हैं। प्लांट सेल में प्लांट सेल में वैक्यूल्स ज़्यादा हैं, जबकि इसमें वैक्यूल्स की संख्या कम है।
प्लांट सेल में लाइसोसोम्स की जगह स्पेरोसोम्स दिखाई देते हैं, एनिमल सेल्स में लाइसोसोम्स दिखाई देते हैं। एक डिफरेंस और होता है जिसे कहा जाता है सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, इसे सेंट्रोसोम भी कहा जाता है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। ये भी प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है और एनिमल सेल में सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम पाया जाता है। तारक या तारक काय इसे कहा जाता है। तो ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता और इसमें एनिमल सेल में पाया जाता है। इसका मुख्य रोल रहता है सेल डिवीजन के समय, कोशिका विभाजन के समय सेंट्रियोल का मेन फंक्शन होता है। वैसे सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, लेकिन कोशिका विभाजन के समय सेंट्रियोल एक्टिवेट होता है और कोशिका विभाजन को परफॉर्म करता है, जो कि प्लांट सेल में नहीं होता है, ओनली एनिमल सेल में होता है। तो ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका का डिफरेंस है। आप लोग फ्रेंड्स इसे स्क्रीन पर देखिए, डायग्राम में जब आप देखेंगे तो दोनों का जो अंतर है, दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके सामने बराबर आ जाएगा कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य क्या अंतर है। तो सेल टाइप्स में यूकेरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसके बाद में जंतु कोशिका और पादप कोशिका, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको मैंने अभी बताए हैं। अब कुछ कुछ जो मुख्य फीचर्स हैं, जो मुख्य क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, जो क्वेश्चंस पूछे गए उन पर हम थोड़ा सा नोटिस कर लेते हैं। इसमें अधिकांश प्रश्न जो पूछा जाता है, सबसे पहले प्लांट सेल का, कि प्लांट सेल में और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है। तो आप याद रखें सेल वॉल, ये प्रश्न आप देख सकते हैं। पूछा जाता है कि सेल वॉल किस में पाई जाती है, कौन सी कोशिका में सेल वॉल उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो अब तक तो आपको पता चली गया होगा, सेल वॉल पाई जाती है प्लांट सेल में। सेकेंड क्वेश्चन जो कि सेल वॉल से रिलेटेड है, ये भी पूछा जाता है सेल वॉल किसकी बनी हुई रहती है। तो यहां पर आप याद रखें सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेकेंड क्वेश्चन आता है, अगर हम अगले कोशिका अंग पर आए, सेल मेम्ब्रेन पे, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई रहती है। आप याद रखिए कोशिका झिल्ली प्लांट सेल और एनिमल दोनों में पाई जाती है। तो इसका आंसर होता है सेल मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फेट प्लस लिपिड्स की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। और सेकंड क्वेश्चन एक और पूछा जाता है इसकी नेचर पर, टाइप ऑफ नेचर, सेल मेम्ब्रेन का प्रकार क्या होता है, किस प्रकृति की होती है। तो आप याद रखें ये होती है सेमी परमेबल, चूंकि ये दोनों में ही होती है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, इसलिए याद रखें कि इसका जो नेचर है, सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर, इसकी जो प्रकृति है वो होती है सेमी परमेबल। ओके, तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अगले सेल ऑर्गन्स पे आए हम, जो परीक्षा में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। हम बार बार आपको इस चीज को बता रहे हैं, ये आप क्वेश्चन अच्छे से याद कर लें, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी से रिलेटेड अब आप दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। वन क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है यूकेरियोटिक में प्रोकैरियोटिक। यूकेरियोटिक में प्रोकैरियोटिक किसे कहा जाता है। इसका आंसर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तीन क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपका फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सा वर्णक उपयोगी होता है। तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद में प्रोटीन सिंथेसिस किससे किया जाता है, राइबोसोम, जो सभी प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम के अतिरिक्त और कौन करता है। अभी आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही ये चिपके हुए रहते हैं, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा भी
प्रोटीन सिंथेसिस का काम किया जाता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों के द्वारा ही किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन होता है लाइसोसोम पर सुसाइडल बैग कहलाता है। अभी हमने कीवर्ड में देखा था कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। प्रकाशीय शोषण पेरोक्सिसोम, कुछ एक क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। तो पेरोक्सिसोम के द्वारा प्रकाशीय शोषण का कार्य किया जाता है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग किया जाता है। अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसी पे पूछे गए हैं। लाइसोसोम, सुसाइडल बैग, अभी एक नया नाम दिया है इसका, आपको ये बता दें ताकि आप ये भी याद रखें। इसे एटम बम या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली। पेरोक्सिसोम, एक कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है पेरोक्सिसोम का क्या रोल है, पेरोक्सिसोम का क्या कार्य होता है, या प्रकाशीय शोषण किसके द्वारा किया जाता है। तो प्रकाशीय शोषण किया जाता है पेरोक्सिसोम द्वारा। उसके बाद में डीएनए, जो कि गुणसूत्र जिसमें पाए जाते हैं, गुणसूत्र में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो गुणसूत्र में पाया जाने वाला जो आनुवांशिक पदार्थ है न्यूक्लिक एसिड है, डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये एक जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ। न्यूक्लियस की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि न्यूक्लियस सभी यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका का मेन कैरेक्टर तो प्लांट एनिमल दोनों में पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर ये गुणसूत्र पाया जाता है। तो केंद्रक से रिलेटेड कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्रक में पाए जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है। तो इट्स कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो जो जेनेटिक कैरेक्टर जिसमें पाए जाते हैं वो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियर बॉडी होती है जिसके अंदर डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कि डीएनए न्यूक्लियस के अलावा ये डीएनए और कहां पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिका में। तो ये डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी उपस्थित होता है। केंद्रक के अतिरिक्त और डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंट हुआ। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्क्राइब किए हैं। तो आप इस लेक्चर में देख सकते हैं कि हमने प्लांट सेल्स के जितने प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका, उनका डिफरेंस देखा। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका का आप मेन डिफरेंस याद रखें न्यूक्लियस के आधार पर। एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे हम कि यहाँ पर जो कैरियो वर्ड यूज हो रहा है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में, एक्चुअली कैरियो वर्ड यूज होता है न्यूक्लियस के कारण। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस के प्रेजेंस से प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका आपको याद रखना है। उसके बाद में यूकेरियोटिक कोशिका, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों का डिफरेंस, जो कि आप स्क्रीन पर डायग्राम से भी अच्छे से समझ सकते हैं। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को अभी हमने एक एक करके देखा कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और आज अपने लेक्चर में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाते हैं। उन मेन क्वेश्चंस को आपको एक एक करके क्वेश्चंस लिए, और इन क्वेश्चंस को यदि आप याद रखेंगे, एक बार रीडिंग कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपके ये क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे और ये क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे से कर आएंगे। और हमारे लेक्चर्स, अगले लेक्चर्स में हम सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट लेंगे, सेल डिवीजन से। आप आगे के लेक्चर्स देखिए, और सेल से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस लेक्चर्स हैं, उनकी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल्स में हमने सेल्स से रिलेटेड जो सेल्स के जो प्रकार हैं वो देखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।